हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 19 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। किसी भी ग्लेशियर को मृत कब घोषित किया जाता है? जब वो ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाए। तो नेपाल के याला ग्लेशियर को आधिकारिक तौर पे मृत घोषित किया है। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लगातार तापमान बढ़ती जा रहा है, तो उससे जो है वो ये ग्लेशियर पिघल चुका है पूरी तरीके से। अ, ये जो याला ग्लेशियर है उसके पहले भी जो है वो ग्लेशियर्स पिघले थे, जैसे कि आइसलैंड का ओके ग्लेशियर है और मेक्सिको का जो है वो अयोलोको ग्लेशियर है। इसके बाद याला ग्लेशियर जो है वो तीसरा ग्लेशियर बन चुका है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इसे जो है वो मृत घोषित कर लिया है। अब हमारे लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि याला ग्लेशियर कहाँ पे है, तो फिर नेपाल का ग्लेशियर था। और दूसरा ये है कि कुछ मेजर ग्लेशियर हम देख लेते हैं हिमालय के। जैसे कि है सियाचिन ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो लद्दाख में लोकेटेड है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर देखने को मिलती है हमको, तो नुब्रा वैली देखने को मिलती है। यहाँ पे एक वैली है और काराकोरम रेंज। तो ये नुब्रा वैली के काराकोरम रेंज में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, ये सोर्स ऑफ यमुना रिवर है। इसके अलावा जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसके अलावा जो है वो मिलाम ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो है जहाँ से गौरी गंगा निकलती, पिंडारी ग्लेशियर है जो देखने को मिलता है उत्तराखंड में है, जहाँ पे पिंडार नदी निकलती है। इसके अलावा बियोफ ग्लेशियर है, बल्टोरो ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर है। ये सब आपको लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। ये सब काराकोरम रेंज के ही जो है वो अंदर देखने को मिलते हैं। और फिर सतोपत ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ये सारे ग्लेशियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ग्लेशियर जो है वो हिमालय के ग्लेशियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अभ्यास तीस्ता प्रहार। अभ्यास तीस्ता प्रहार क्या है? तो वेस्ट बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ये अभ्यास तीस्ता प्रहार का उद्देश्य क्या था? चुनौतीपूर्ण नदी और सभी भूभाग वाले वातावरण में युद्ध का संचालन का अनुकरण और सत्यापन करना। ठीक है, मतलब कि ऐसी चुनौती भरी मतलब ऐसी स्थिति जहां पर क्या है, नदी हो या ऐसा भूभाग हो, ठीक है, जहां पर क्या है युद्ध नहीं किया जा सकता हो, तो वहां पर भी युद्ध का संचालन करना, इसके लिए जो है ये प्रयास किया गया है। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान जो है उसके अंतर्गत त्रिशक्ति कोर के द्वारा जो है उसका संचालन किया जा रहा है। तो अभ्यास तीस्ता प्रहार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम थोड़ा सा तीस्ता नदी के बारे में भी देख लेते हैं कि तीस्ता नदी का उत्पत्ति स्थल क्या है। इसकी उत्पत्ति जो है वो चोला झील जो कि सिक्किम में है, वहां से तीस्ता नदी की उत्पत्ति होती है। ये हिमालय पर्वतमाला के पूर्वी भाग से बहती है। तीस्ता नदी का प्रवाह क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो सिक्किम में है, फिर वेस्ट बंगाल में है और फिर बांग्लादेश से होकर ये जो है वो गुजरती है। ये नदी आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो 315 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये नदी जो है वो सिक्किम और उत्तर बंगाल की कृषि, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस नदी पर तीस्ता बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। तो तीस्ता नदी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हमको समझ में आ गया कि कहाँ से निकल रही है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और कौन कौन से एरिया से होकर बह रही है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है। तो ये हमने बेसिक चीजें जो है वो तीस्ता नदी के बारे में समझ ली। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोहा डायमंड लीग 2025। दोहा डायमंड लीग 2025 जो है इसका आयोजन हुआ था 16 मई को। और कहाँ पर? दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। ये दोहा डायमंड लीग जो है डायमंड लीग 2025 का तीसरा चरण हमको देखने को मिल रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने 90.23 मीटर की दूरी तक जेवलिन थ्रो, ठीक है ना, तो 90 मीटर का आंकड़ा पार किया है। ठीक है ना, जेवलिन थ्रो जो है ये करते हैं, यानी कि जो भाला फेंक करते हैं उसमें इन्होंने जो है वो कितनी दूरी तक फेंका है भाला? तो 90.23 मीटर। ठीक है ना, ये जो है इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, मतलब इनको रजत पदक मिला है नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, इनमें पहला स्थान जो मिला है, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, वो है जूलियन वेबर। इस प्रकार जो है वो दोहा डायमंड लीग हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि कहाँ इसका आयोजन किया गया है। और दूसरा है नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया है और इन्होंने जो है वो रजत पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि समुद्रयान। अब ये जो समुद्रयान है वो क्या है? तो भारत का पहला मानव युक्त डीप ओशन मिशन है जो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ये डीप ओशन मिशन जो है ये इसके अंतर्गत एक पनडुब्बी भेजी जाएगी जिसका नाम है मत्स्य 6000। ये एक स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पनडुब्बी है जो कि 4th जनरेशन मानव युक्त पनडुब्बी वाहन होगा। इसमें 3 लोगों को जो है वो 6000 मीटर की गहराई पर ले जाया जाएगा। इस मिशन का महत्व क्या है? तो इस मिशन का महत्व यह है कि इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाएगा, इसमें संसाधनों का अन्वेषण किया जा सकता है, इसमें प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा और पर्यटन की संभावनाएं भी इस मिशन के द्वारा बढ़ेगी। तो समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई पर मत्स्य 6000 के द्वारा जो है वो इसमें जाया जाएगा पनडुब्बी के द्वारा। ठीक है ना, ये डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। अब डीप ओशन मिशन है क्या? तो डीप ओशन मिशन को जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 2021 में जो है वो प्रारंभ किया गया था। अब ये डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र
समुद्र संसाधनों का सतत और तकनीकी रूप से उन्नत तरीके से उसका अन्वेषण करना और उसका उपयोग करना। ठीक है, क्योंकि समुद्र में भी बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसको अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। तो जितनी भी गहराई पर जाएंगे उतनी गहराई पर जाकर संसाधनों का हम क्या कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है। ये ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करता है डीप ओशन मिशन। और हमारा जो एसडीजी 14 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिसमें ये गोल क्या है, जल के अंदर जीवन, उससे ये जो है वो रिलेट करता है। तो डीप ओशन मिशन क्या है उसके बारे में भी हमने समझ लिया। इस प्रकार आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो छोटा होता है पर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, जिनकी संभावना ज्यादा है एग्जाम में पूछने की, हम वो जो है वो डिस्कस करते हैं। तो छोटा होता है वीडियो पर सारी चीजें जो है इसमें कवर हो जाती है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।